हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम क्या है? एप्लीकेशन, एक तरह से डिफरेंशिएशन की ही एप्लीकेशन है। तो अब तक हम कर चुके हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तक के लिए, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने सेकंड डेरिवेटिव कर लिया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल भी हो सकता है, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो वो मैं आपको करवा दिया था लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक कीजिए ऊपर, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना रोलेज थ्योरम। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं रोलेज थ्योरम को। तो बता देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, रोलेज थ्योरम है और एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा लैग्रेंजिस थ्योरम। तो एक्चुअली देखा जाए तो लैग्रेंजिस को पहले आना चाहिए और रोलेज को बाद में ही गिना जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो करना दोनों ही है हमें। तो हम पहले रोलेज थ्योरम को ही कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए रोलेज थ्योरम है क्या, सबसे पहले समझना है आपको ये है क्या। तो वो है उसके लिए स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। तो स्टेटमेंट क्या होती है, कई बार आ जाता है आपको रोलेज थ्योरम को स्टेटमेंट भी आ जाते हैं एज इट इज़ क्वेश्चन, तो आपको ये भी स्टेटमेंट के भी मार्क्स मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट क्या है। इफ़ एफ एक्स इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एक एफ एक्स कोई भी फंक्शन है जो एक किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है। ए बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 10, 0 से 1, 0 से 2, कुछ भी हो सकता है। ए बी कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सच दैट इट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। यानी कि इंटरवल के हर पॉइंट पे, जो हमने कंटिन्यूटी वाला चैप्टर किया हुआ है, 6 चैप्टर जो आपका कंटिन्यूटी वाला बनता है उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो वो वाला पोर्शन आपको याद भी होगा। तो वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन एन इंटरवल, दिस इंटरवल, यानी कि जो इंटरवल हमें गिवन मेंशन है उस पर वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बाउंड्री पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं करने हैं। बाउंड्री पॉइंट पे हम डेरिवेबिलिटी चेक नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, इंटरवल जो है ओपन लेना, यानी कि बीच के पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट आता है इफ़ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि एंड पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो मतलब स्टूडेंट सिंपल सा है कि अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, ये जो आपके सामने है, ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल होती है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं बनती है तो आप कहेंगे रोलेज थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो वहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जो इन तीनों में से जो सेटिस्फाई ना हो रहा हो। तो तीनों के केस में, तीनों सेटिस्फाई होने के बाद भी हमें आगे चलना है। तो क्या है देखिए, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको बता चुका हूँ पहले, एफ डैश सी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट सी। यानी कि हमें क्या करना है, सिंपल, कि जो हमें फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, और वो डिफरेंशिएशन जो है उसकी वैल्यू 0 आएगी किसी ना किसी पॉइंट सी के लिए, और जो सी पॉइंट जो होगा वो इस इंटरवल के बीच में से कहीं से होगा। यानी कि इंटरवल के जो पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ए से बी जो था आपका इंटरवल, उसके ओपन इंटरवल पे के बीच में से कोई एक पॉइंट होगा। ऑलमोस्ट बीच में से ही होता है। जैसे मान लीजिए 1 से 3 है तो 2 मिलेगा लगभग, है ना, 2 ही मिलता है। तो इस तरह से बीच वाला पॉइंट ही जनरली आता है इसमें। तो रिजल्ट जो है वो आना चाहिए कि डेरिवेटिव को हम क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से, और वहाँ से सी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द फाइनल आंसर। बट ध्यान रखिएगा, जो सी की वैल्यू आएगी दैट शुड बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। उनकी, यानी कि सी की हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ जाएँ। तो अगर ऐसा होता है तो आपको वही वैल्यू कंसिडर करनी है जो इस इंटरवल के बीच में से आती है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, एट लीस्ट 1 पॉइंट, यानी कि हो सकता है एक से ज़्यादा भी पॉइंट हो जाए, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ एट लीस्ट 1 पॉइंट, यानी कि कम से कम एक पॉइंट तो जरूर ही होगा। चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल प्रूफ या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलेज थ्योरम, यानी कि ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे समझेंगे इस रोलेज थ्योरम को, वो देखना है। तो सबसे पहले देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि आपका जो फंक्शन है, जो मैंने अभी पॉइंट आपको गिनवाए थे, 3 पॉइंट थे, वो देखिए कैसे थे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो दैट इज़ विदाउट एनी ब्रेक,
किसी भी कोई ब्रेक नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। तो यानी कि ए से बी की बात करते हैं यहाँ पे, तो ए यहाँ है, मान लीजिए बी यहाँ है, तो ए से बी के ऊपर जो इसका फंक्शन का जो ग्राफ बना है देख सकते हैं वो ऐसे जा रहा था इस तरह से। देखिए देखिए ये रहा, तो ये जो है आपका विदाउट एनी ब्रेक है, तो यानी कि वो कंटिन्यूस है। क्योंकि कंटिन्यूटी के टाइम पे मैंने बता दिया था कि जब कोई ग्राफ बिना किसी ब्रेक के बनता है, जो कोई कट नहीं आता बीच में, तो वो आपका कंटिन्यूस होता है। दूसरी बात आती है डिफरेंशिएबल की। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यू है डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो आएगा उसकी वैल्यू वो डिफाइंड होनी चाहिए, यानी कि आप डिफरेंशिएशन का सिंपल लॉजिक समझे तो चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो है दैट शुड बी फाइनाइट, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे है, तो ये आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन आपको नज़र आएगा, क्योंकि पोलिनोमियल का ही ग्राफ ऐसे बनता है। तो पोलिनोमियल फंक्शन ये आपको याद भी रख सकते हैं आप एक तरह से, कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो आपका जो होता है डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। डेरिवेबल भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएबल भी कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होने चाहिए, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ ए, ये देखिए ए पॉइंट था, तो ये पॉइंट आपका एफ ऑफ ए यहाँ पे आता है, और ये एक्स इज इक्वल टू बी था, तो ये पॉइंट आपका एफ ऑफ बी यहाँ पे आता है। तो देखिए दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है, देखिए इस पॉइंट के ऊपर है दोनों वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू इसके इक्वल है, जो भी है ये 1 2 3 4 5 जितनी भी है, तो वो यहाँ पे देखें तो एफ ऑफ ए भी वही है, एफ ऑफ बी भी उतना ही है। तो यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली बात आ गई। तो जैसे ही ऐसा होता है, चाहे वो देखिए 3 केस बना रखे मैंने, देखिए कैसे ये हो सकता है, जैसे इस टाइप से कर्व बन जाए, हो सकता है ये उल्टी साइड से कर्व बन जाए, बात वही है, एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी ही ये चलेगा, तो बात वही है, सिंपल उसका कर्व की जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो गई। और तीसरा जो केस मैंने आपको दिखाया है वो क्या है कि जब मल्टी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं एक्स की, क्योंकि मैंने कहा था एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ सी होती है। तो यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर के ऊपर एक पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ था, यहाँ पे भी सी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर भी सी हो सकता है, यहाँ पर भी सी हो सकता है। अब ये सी हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप देखिए जब इन ए से बी की तरफ जाते हैं, इस एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी की तरफ, तो बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, जिस पे आप टेंजेंट का मतलब आप समझते हैं ना, स्लोप। टेंजेंट का मतलब स्लोप भी कह सकते हैं, स्लोप का मतलब समझते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जैसे देखिए यहाँ पे स्लोप, जैसे इस पॉइंट पे स्लोप अगर निकालना है तो इस टाइप से टेंजेंट बनता है। देखिए यहाँ से ये रहा, तो ये हो गया यहाँ से, तो इस तरह से आप जितने भी आप टेंजेंट्स बन सकते हैं वो आपको देखने हैं। तो आप देखेंगे एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा इनके बीच में, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है तो बीच में एक सी पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे जो टेंजेंट आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। क्या आएगा? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है। अब आप सोचेंगे ये ऐसे कैसे? क्योंकि देखिए जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, देख सकते हैं। ये अगर ये कोई लाइन सीधी लाइन है, इस तरह से कोई लाइन आती है तो ये y इज इक्वल टू समथिंग होती है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू k, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कोई इस तरह से लाइन बनती है इस टाइप से तो y इज इक्वल टू k जैसे मान लीजिए, और k आप जानते हैं कॉन्स्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा, है ना, 0 आएगा ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है देन डिफरेंशिएशन शुड बी 0। यानी कि सी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो सी पॉइंट के ऊपर जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आएगा। यानी कि डिफरेंशिएशन को मैंने एफ डैश एक्स से बताया रखा है मैंने आपको, और सी पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो एफ डैश सी बोल देंगे उसको। तो एफ डैश सी जो होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहाँ पे जो टेंजेंट होगा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल प्रूफ जो है वो आप क्या कह सकते हैं सिग्निफिकेंस, कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जैसे एफ ऑफ ए जो एफ ऑफ बी इक्वल है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो बीच में एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर आएगा जिस पॉइंट के लिए जो स्लोप ऑफ यानी कि जो टेंजेंट आएगा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा तो यानी कि वो स्ट्रेट ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होता है और उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही आएगा इस फंक्शन का, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, सी के लिए। तो वही पॉइंट ढूंढने का काम ही हमारा रोलेज थ्योरम करती है। तो रोलेज थ्योरम का ये मैंने फर्स्ट फिगर से समझा दिया है। दूसरा फिगर जो है आप देख सकते हैं, दूसरे फिगर में ये जो पॉइंट आएगा वो यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेंजेंट जो बनता है दैट इज़ ऑलवेज जो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आएगा इस केस में। एक टेंजेंट, वैसे तो बहुत सारे टेंजेंट्स है,
हर पॉइंट पे एक टेंजेंट होता है। ये 9th क्लास से बता दिया जाता है आपको टेंजेंट के बारे में कि टेंजेंट जो होता है वो आपका जो होता है वो हर पॉइंट पे अलग टेंजेंट होता है। हर पॉइंट पे अलग टेंजेंट कैसे, जैसे मैंने बताया था, जैसे इस पॉइंट पे निकाले तो ये टेंजेंट इसकी टच होने वाला लाइन करनी है, टच होनी चाहिए ज़रूर, तो इस तरह से निकल के जाती है। यहाँ से देखें तो यहाँ से ये टेंजेंट, यहाँ से देखें तो ये टेंजेंट, यहाँ से देखें तो ये टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट्स होते हैं जो उसको टच करके निकलते हैं, ठीक है। और इस तरह से देखें तो एक टेंजेंट ज़रूर ऐसा ज़रूर आएगा जो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, कम से कम एक, कम से कम एक। कैसे, थर्ड फिगर से समझ सकते हैं। देखिए एफ ऑफ ए ये था, एफ ऑफ बी थे ये था, यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल था आपका। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कर्व थी, कर्व शेप में था, तो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम यहाँ तक गए हैं इस पॉइंट तक, तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पे भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पे भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यानी कि यहाँ पे आप देखिए तो 4 पॉइंट बीच में आ चुके हैं जिस पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और जो पॉइंट्स हैं आपके वो एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में से ही हैं। तो कम से कम एक पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 4 पॉइंट भी मैंने दिखा दिए आपके सामने। तो इस तरह से 4 पॉइंट भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, कम से कम एक जरूर होगा। कहने का मतलब सिंपल ये है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इनको क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ कि बेसिक बातें जो मैंने डिफरेंशिएशन के और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक जब किए थे उस टाइम पे मैंने आपको बता दी थी। याद आएगा आपको धीरे धीरे जैसे मैं बताऊँगा। कंटिन्यूटी के बारे में बताया था मैंने कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। ये पॉइंट मैंने कहा था, याद कर लीजिएगा, काम आएगा। अब कह रहा हूँ वो बात, वहाँ पे लास्ट वीडियोज़ में देख लीजिएगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर के वीडियोज़ में। तो मैंने आपको बताया था एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली कॉन्टीन्यूस बोलना है। आपको प्रूफ नहीं करके दिखाना। फर्स्ट पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा, सेकंड प्रूव करना पड़ेगा, थर्ड भी देखना पड़ेगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वाला, रोलिस थ्योरम के तीनों पॉइंट देखने पड़ेंगे। अगर तीनों सेटिस्फाई होते हैं तभी हम कहेंगे कि रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है। उसके बाद वो पॉइंट लास्ट में आएगा जो मैं बताऊँगा कैसे सी कैसे निकलता है। फिर बात आती है कि कब ऐसा होता है जब आपको प्रूव करना होता है, कब ऐसा होता है जब प्रूव नहीं करना होता, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए जब आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, तो आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बिकॉज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस देयरफॉर फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टीन्यूस होता है। और जब सभी रियल नंबर्स की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटरवल जो लेते हैं उस रियल नंबर में से, क्योंकि रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, उनके बीच में से कोई भी ए से बी तक का कोई इंटरवल लेते हैं हम, तो उसके लिए भी वो कॉन्टीन्यूस होगा ही होगा, क्योंकि वो उसका सबसेट है, रियल नंबर का एक पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। बात आती है फिर डिफरेंशिएबिलिटी की, सेकंड पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कैसे करें, तो मैं आपको इससे पहले एक बार और बता दूं, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है, देख लीजिएगा लास्ट वीडियोज़ बताए थे जहाँ पे मैंने। मॉडुलस फंक्शन है वो भी कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होता है, आइडेंटिटी फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होता है। ये आपको डायरेक्टली लिखने के होते हैं, इसमें प्रूफ नहीं करना होता, इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आपको प्रूफ नहीं करना है। उसके बाद मॉडुलस बता चुका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है, साइन फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है, कोसाइन फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन से फंक्शन कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो ये बात अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन समझ लीजिए कल करने के लिए आपको बहुत कम कैलकुलेशन बचेगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ। तो डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट की बात करें तो फिर वही बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी की में कब हमें प्रूव करना है, कब हमें डायरेक्टली लिखना है, वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, देखिए अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप उसको सिंपल डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए क्वेश्चन जो भी गिवन है, ठीक है, एक्सेप्ट मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के केस में आप डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने का अलग मेथड होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है वो। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको देखना है कि जो इंटरवल हमें गिवन था a to b ओपन लेना, ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएबिलिटी में जो केस करेंगे हम सेकेंड पॉइंट, उसके लिए हमेशा ओपन इंटरवल चलेगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि जो डिफरेंशिएशन आएगा आपका, डिफरेंशिएशन जो अब तक किया हमने, तो वो डिफरेंशिएशन जो आएगा वो डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए।
उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। किसके लिए? उन पॉइंट्स के लिए, जैसे ए से बी जो भी पॉइंट बीच में से आप उठाते हैं, ए टू बी ओपन इंटरवल में से, तो कोई भी पॉइंट आप उठा लें उसमें से, तो आपका जो डिफरेंशिएशन आया है दैट शुड बी द फाइनाइट वैल्यू। यानी कि फाइनाइट वैल्यू जब आएगी वो, तो आपको जो है डायरेक्टली बोल देना है कि बिकॉज इट हैज़ फाइनाइट वैल्यू देयरफॉर इट इज़ डिफरेंशिएबल एंड हैंस इट इज़ अ डिफरेंशिएबल फॉर ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये आपको करना है डिफरेंशिएबिलिटी के केस में। थर्ड पॉइंट तो सिंपल छोटे लेवल का है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड करना है, दोनों को इक्वल होने चाहिए तभी रोलिस थ्योरम लगती है, ध्यान रखिएगा। तो एफ ऑफ ए कैसे निकलेगा? जो आपका इंटरवल जो भी गिवन है उसका फर्स्ट जो भी पॉइंट है वो एक्स की जगह पुट कर दीजिएगा, तो एफ ऑफ ए आ जाएगा। और जो सेकंड पॉइंट इंटरवल जो हमें गिवन है उसका वो बी की जगह, वो बी होता है, उसकी वैल्यू रख दीजिएगा, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई होते हैं तभी हम जाते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन जो हमने किया तो है ही सेकंड पार्ट में, वो डिफरेंशिएशन में x की जगह पे c रख दीजिएगा और इक्वल टू 0 रख के उसको सिंपलीफाई करना है। और सिंपलीफाई करने से जो c की वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, जो इंटरवल से के बीच में से बिलोंग करे। ठीक है, हो सकता है c की वैल्यू उनसे बाहर भी आ जाए इंटरवल से, तो वो हमें कंसीडर नहीं करनी है, हमें c की वही वैल्यू कंसीडर करनी है जो उस इंटरवल के बीच में से आती है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है और आपका रोलिस थ्योरम पूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा एग्जाम्पल समझने के लिए इसका। आपके पास क्वेश्चन कैसे होगा? सबसे पहले क्वेश्चन होगा वेरीफाई रोलिस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ही हो, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर आपके जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एक भी नहीं हो रही है, मान लीजिए 2 हो गई, तीसरी नहीं हुई कोई भी, तो आप ये कह दीजिएगा सिंपली कि रोलिस थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। बस इतना ही करना, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इजी वो लेके जा रहा हूँ, जो एप्लीकेबल होगा मतलब करेगा ही करेगा सेटिस्फाई। करते हैं शुरू, देखिए कैसे वेरीफाई रोलिस थ्योरम करना है इसके ऊपर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन ऑन इंटरवल -4 to 5। ठीक है, शुरू करते हैं रोलिस थ्योरम वेरीफाई करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? कॉन्टिन्यूटी वाला। तो सबसे पहले हम ये लाइन में आपको पहले बता चुका हूँ, पोलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है आपको साफ साफ, ये पोलिनोमियल है। सो एज एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। जो कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, पोलिनोमियल फंक्शन होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है फॉर ऑल रियल नंबर। और जब सभी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है तो इस इंटरवल के लिए भी पक्का होगा, क्योंकि ये इसका पार्ट है। रियल नंबर में सब पे ही कॉन्टिन्यूस है, तो इसका हिस्सा जो होगा, छोटा सा हिस्सा ले ले तो उस पर भी करेगा ही करेगा। तो ये हो चुका है पहले के लिए। तो एक बात और बता दूँ इसी के साथ में कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से लाइन लिखने से काम चल जाए। कई बार आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ जाता है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, तो वो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले कंसेप्ट से ही करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो आपको याद भी हो अगर, तो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंक्लूड है उसके अंदर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए हमें इसको दिखाना है कि ये रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये हमेशा ऐसा नहीं लिखना है। जब आपका क्वेश्चन ईजिली, मैंने जो कुछ वर्डिंग बताई थी कि वो पर्टिकुलर फंक्शन अगर होते हैं तो ही वो कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है, तो उस केस के अलावा नहीं करना है डायरेक्टली लाइन, आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि आपने कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए वाला कंसेप्ट था, वो करना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो डिफरेंशिएबिलिटी का था, तो याद कीजिए, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका। तो इसका हो जाएगा 3x² + 6x - 24, 3 कॉमन निकाल के ये बन गया, फैक्टर बन चुके हैं। और आप देखेंगे कि क्या देखना था, डिफरेंशिएबिलिटी देखनी थी। तो हम इस इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट उठाते हैं, ओपन इंटरवल, ध्यान रखिएगा ओपन इंटरवल आएगा। कॉन्टिन्यूटी में आपका जो केस आएगा कॉन्टिन्यूस में, वो आएगा क्लोज्ड इंटरवल, ध्यान रखिएगा, और इसमें हमेशा ओपन ही लिखना है। ठीक है, तो -4 से 5 के बीच का कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं एक्स की, ये वैल्यू फाइनाइट ही आएगी, ये कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी, डिफाइंड वैल्यू आएगी इसकी। जो ये वैल्यू आपके सामने है डिफरेंशिएशन की, यानी कि ये फाइनाइट वैल्यू है, और विच इज़ फाइनाइट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -4 to 5। -4 से 5 कुछ भी रख दीजिए, ये वैल्यू आपकी फाइनाइट आएगी, और हैंस दिस इज़ ए डिफरेंशिएबल। यानी कि अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और फिर वही बात आती है, यहाँ पे भी एक पॉइंट वही आता है कि ये हमेशा ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली काम चल जाए। आपको फिर अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर केस आता है तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला जो कंसेप्ट उस चैप्टर में बताया था कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, वो आपको करना पड़ेगा।
ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट था एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो एफ ऑफ ए रख दिया, एक्स की जगह पे ए रख दिया है यहाँ पे, ए दैट इज़ -4 रख दिया है मैंने, और बी की जगह 5 था यहाँ पे तो मैंने 5 रख दिया है। तो एफ ऑफ -4 रखा तो इसकी वैल्यू रखने से ये वैल्यू 0 आती है। एफ ऑफ 5 जब रखते हैं यहाँ पे तो ये वैल्यू भी 0 आती है। तो आप देखेंगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल है। सो एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। ठीक है, इक्वल हो चुका है। तो हमें एक लाइन लिखनी है सिंपली, हैंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, यानी कि जो तीनों कंडीशंस थी, ऑल द 3 कंडीशंस वो सेटिस्फाई हो चुकी है रोलेज थ्योरम की। तो एक लाइन वो आपको हर क्वेश्चन में आनी है, जो भी रोलेज थ्योरम का क्वेश्चन है, चाहे स्टार्टिंग वाला हो चाहे लास्ट वाला हो, ये लाइन पक्का आएगी। ध्यान रखिए कौन सी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू -4 to 5 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यानी कि ये लाइन तो रटी रटाई है, स्टेटमेंट में भी बता दी थी। अब करना है कैलकुलेशन, क्या करनी है देखिए कैलकुलेशन कैसे, एफ डैश सी निकालना है। अब देखिए एफ डैश एक्स तो हमने यहाँ से निकाला ही था, ये रहा एफ डैश एक्स, ये आया था। तो यहाँ पे एक्स की जगह सी लगा दीजिए, बस जो सी है यानी कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है, सी उसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सी रख दीजिए, c+4 c-2, तो c+4 c-2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रखना है 0। एफ डैश सी को 0 रखना था, एफ डैश सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे 0 रख दिया, एक्स की जगह सी रख के इसमें। तो ये सी की वैल्यू 2 आएगी, आप देख सकते हैं सी इज इक्वल टू -4 आएगी और एक्स सी इज इक्वल टू 2 आएगी। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सी आएगा दैट शुड बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to 5, यानी कि -4 को इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज जो ये -4 है वो इस ओपन इंटरवल में शामिल नहीं है, ये एंड पॉइंट है, इंक्लूड नहीं करना है एंड पॉइंट को, तो इसलिए -4 इसमें नहीं लेना है। तो यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज़ 2, यानी कि हमें यही था टारगेट, रोलेज थ्योरम कहती ही यही है, कम से कम 1 पॉइंट जरूर आएगा, तो हमें कम से कम 1 पॉइंट ढूंढना होता है, जरूर नहीं ज़बरदस्ती मत कीजिएगा 2 पॉइंट ढूंढने की, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो c इज इक्वल टू 2 आ चुका है, तो 2 बिलोंग्स टू -4 to 5, देयरफॉर हमने ढूंढ लिया ऐसा पॉइंट दोनों के इंटरवल के बीच का जिसके ऊपर ये जो एफ डैश सी है वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, एफ डैश सी को 0 रखने से याद है सी की वैल्यू आ चुकी है। तो आपको एक लास्ट लाइन जरूर लिखनी है, हैंस रोलेज थ्योरम इज़ वेरीफाइड, रोलेज थ्योरम को हमने वेरीफाई कर दिया है। यही है आपका पूरा क्वेश्चन जो आपको करना है एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करना है इसका रोलेज थ्योरम का। देखिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू x-2 स्क्वायर इंटू x-5 क्यूब ऑन इंटरवल 2 to 5। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, क्या करते हैं इसका स्क्वायर और क्यूब खो लेते हैं और इसको इतना मुश्किल बना लेते हैं कि काबू में नहीं आता और बीच में छोड़ के आ जाते हैं। तो इसको नहीं करना है, ऐसा मैं बताता हूँ वैसा ही करते जाना है। तो जैसा है वैसा रहने दीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आपको इजी और कर देगा कैलकुलेशन को। ये इसको जैसे ही रखने में हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। अगर आप इसको इसका स्क्वायर ऑपरेट करके या क्यूब ऑपरेट करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मुश्किल उतना ही ज़्यादा मुश्किल बनता जाएगा। तो ठीक है, तो इसको एज इट इज रखने दीजिए। आप जानते हैं देखिए ये पावर स्क्वायर है, ये क्यूब है, दैट मीन्स ये आपकी पोलिनोमियल बनती है ऑफ डिग्री 5। कैसे, देखिए इसकी 2 डिग्री, इसकी 3 डिग्री बनेगी पावर में, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, आपको पता भी होगा। तो ये आपके पास 5 ऑर्डर की जो पोलिनोमियल बन चुकी है। तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो आपको पता है, रटा लाइन है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस फॉर दिस इंटरवल आल्सो, सो हेंस इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, हो चुका। सेकंड पॉइंट देखिए, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इस पे स्क्वायर या क्यूब का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, सिंपली जो है वैसे रहने दीजिए। तो u इंटू वी से करेंगे, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे भी आपको स्क्वायर और क्यूब वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। देखिए कैसे, यहाँ पे x-2 स्क्वायर था, यहाँ पे x-2 था, तो x-2 कॉमन आ चुका है। x-5 स्क्वायर यहाँ था, क्यूब यहाँ था, तो पावर स्क्वायर यहाँ थी तो कॉमन आ चुकी है, जो छोटी पावर होती है वही कॉमन आती है। तो x-5 स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ चुकी है। तो अंदर जो बचेगा 3 इंटू x-2 प्लस 2 इंटू x-5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 3x प्लस 2x यानी कि 5x, -6 और -10 -16। तो x-2 x-5 स्क्वायर 5x - 16 और विच इज़ डिफाइंड फॉर ऑल, या फिर विच हैज फाइनाइट वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 to 5। आप कोई भी एक लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफाइंड वैल्यू दे रहा है। डिफाइंड वैल्यू जब दे रहा है आपका फंक्शन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू डिफाइंड आ रही है, दैट मीन्स फाइनाइट वैल्यू आ रही कह सकते हैं। तो ये वैल्यू आपका डिफरेंशिएबिलिटी के लिए काफ़ी है। तो आप लिखेंगे हैंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ओपन इंटरवल 2 to 5। ठीक है,
उसके बाद आता है एफ ऑफ टू का मतलब एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 0 इंटू ये 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, 0 इंटू समथिंग सारा ही 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग सारा 0 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू फिर से इक्वल आ चुकी है, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है, यानी कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो ये तो वो रटी रटाई लाइन जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दी थी तो वो आपको लिखनी है। तो एफ डैश सी को हमने 0 रखना है। मैं सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट करवा रहा हूँ, आप अपने आप लिखेंगे वो। तो यहाँ से देखिए मैंने एफ डैश एक्स तो निकाला ही था, यहाँ से यहाँ तक का मैंने एक्स की जगह सी लगा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे सी रखना होता है। तो सी माइनस 2 सी माइनस 5 स्क्वेयर 5c माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c इज इक्वल टू 2, यहाँ से c इज इक्वल टू 5, यहाँ से c इज इक्वल टू 16/5। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता है जो c हमें जो लेना होता है दैट शुड बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 5। तो ना तो इसमें 2 शामिल करना, ना ही 5 ले सकते, तो 2 भी नहीं लेना, 5 भी नहीं लेना। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है 16/5, क्योंकि 16/5 की वैल्यू जो आप न्यूमेरिकली देखें तो वो आती है 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, और 3 पॉइंट समथिंग की कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इसका मतलब क्योंकि 2 से 5 के बीच का होना चाहिए, तो जो 16/5 है दैट बिलोंग्स टू 2 to 5। तो हमने दिखा दिया कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा सी जरूर है जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आएगा, और जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएंगे। तो हैंस रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। बस इतना ही था। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें रोलेज थ्योरम, मैंने अब तक तो 2 एग्जांपल ऐसे कराए रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल है, लग जाती है। अब देखिए कैसे कब एप्लीकेबल नहीं है, देखिए ध्यान से। ये फंक्शन था आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 ऑन 0 to 2, ठीक है। रोलेज थ्योरम वेरीफाई करने का क्वेश्चन था, तो शुरू करते सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट करते थे हम। तो एज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, ये पोलिनोमियल नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये आपकी रैशनल फंक्शन है, ठीक है। रैशनल फंक्शन और पॉलिनोमियल का डिफरेंस समझिए। पॉलिनोमियल में एक सिंगल लाइन में होता है, रैशनल फंक्शन में डिवाइड में भी कोई फंक्शन होता है तो रैशनल बन जाता है। तो रैशनल फंक्शन जो है वो आप उसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आप देखते हैं कि क्या लिखना है, आप देखिए समझिए ज़रा। एज एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, सो एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to 2, यानी कि 0 से 2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा हमने ढूंढ लिया है जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अदरवाइज़ ये इसके मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा वो आपका कंटिन्यूस नहीं बनेगा, ब्रेक बनेगा इसमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली x इज इक्वल टू यहाँ पे जो 1 जब हम रखते हैं तो x इज इक्वल टू 1 जब रखेंगे यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 रखने से हमारा डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। और 0 से लेकर 2 तक के पॉइंट आपको रखने हैं, तो यानी कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा बीच में आ चुका है x इज इक्वल टू 1, जिसकी वजह से ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं बन पाएगा। और ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हम लिखेंगे हैंस रोलेज थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो रोलेज थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x ऑन 0 to पाई, यानी कि अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक वैल्यू से दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूस के लिए मैं डायरेक्टली मैंने आपको वर्बली बता दूंगा, कोई बात नहीं। कि देखिए कैसे, आपको मैंने कंटिन्यूटी वाले चैप्टर बताया था कि एवरी साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, याद होगा। तो साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये भी साइन फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, बीच में माइनस का साइन है। तो अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये प्रॉपर्टी थी उसमें कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको डायरेक्टली लिखना है, बिकॉज वी नो दैट एवरी साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, देयरफॉर इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर 0 to पाई ऑल्सो, ठीक है। देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूस, सो इट इज़ साइन एक्स माइनस साइन 2x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल 0 to पाई, ठीक है, हो चुका। फिर आता है डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको याद होगा डिफरेंशिएशन हम करते हैं इसका। तो साइन इसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स, ये रहा कोस एक्स माइनस साइन 2x का कोस 2x, और 2x का करेंगे तो 2 आएगा, तो ये आएगा कोस एक्स माइनस 2 कोस 2x आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन जो आया है वो आपको देखना है कि ये वैल्यू क्या फाइनाइट वैल्यू आ रही है क्या। तो हम कहेंगे यस, क्यों, क्योंकि 0 से पाई की बात करनी है, और कोस की वैल्यू तो हमें वैसे ही पता है, कोस की वैल्यू की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, +1 जो होती है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो -1 और 1 के बीच की वैल्यूज आती हैं कोस की। तो इसका मतलब आप कुछ भी रखें, कोई भी एंगल रखें आप यहाँ पे 0 to पाई, आपका जो भी वैल्यू आएगी कोस की वो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी -1 और 1 के बीच की, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट आएगी। और फाइनाइट वैल्यू जब आती है डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइनाइट आती है तो वो फंक्शन होता है डिफरेंशिएबल, ठीक है। और डिफरेंशिएबल है किसके लिए, फॉर ओपन इंटरवल 0 to पाई। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ओपन इंटरवल में कन्वर्ट करना होता है, ये याद रखिएगा। तीसरा जो पॉइंट आता है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी
बी की बात आती है, एफ ऑफ ए का मतलब यहाँ पे जीरो है, एफ ऑफ बी का मतलब यहाँ पे पाई है, तो एफ ऑफ जीरो जीरो आ जाएगा। रख के देख लीजिएगा, साइन जीरो जीरो होता है जानते हैं, साइन टू इंटू जीरो साइन जीरो ही बन जाएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली साइन पाई भी जीरो होता है, साइन टू पाई भी जीरो होता है, जीरो माइनस जीरो फिर से जीरो, यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल आ चुके हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ डैश सी, यानी कि वो रटी रटाई लाइन जो आपको पहले बता चुका हूँ, वो लाइन आपको लिखनी है। कौन सी थी, हैंस ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम्स आर वेरीफाइड, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हम लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू कोस सी माइनस टू कोस टू सी इज इक्वल टू 0, देन कोस सी माइनस टू इंटू कोस टू सी विल बी टू कोस स्क्वायर सी माइनस वन इज इक्वल टू 0। और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक जो आपके सामने नज़र आ रही है, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बनेंगे तो हम लगाते हैं, जब फैक्टर नहीं बनते तो हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th क्लास वाला। तो 10th क्लास वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आप लगाते हैं तो ये आएगा 1 प्लस माइनस √33/8, यानी कि एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, जो 10th क्लास में किया हुआ नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप उठाएं तो आप देख सकते हैं सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कोस इनवर्स 1 प्लस √33/8 आ जाएगी, और वहाँ से कोस इनवर्स 1 माइनस √33/8 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सी जो आया है दैट बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to पाई, ओपन इंटरवल 0 to पाई, तो उसकी तसल्ली कैसे करें। तो उसका एक तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये तो दो आंसर, यहाँ तक तो दो आंसर आ चुके हैं। अब ये कैसे डिसाइड हो कि ये जो सी है वो आपका इंटरवल के बीच में से ही है, तो देखिए कैसे। तो जब इसको √33 को जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं √33 की वैल्यू और +1 करके बाई 8 करते तो आता है 0.843, और इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव वाले में -0.593। तो कोस सी की दो वैल्यूज आ चुकी हैं और 0 to पाई की बात करनी है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोस सी की वैल्यू हमें देखनी है और 0 to पाई की बात करनी है। तो 0 से पाई के बीच में फर्स्ट इंटरवल और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों आते हैं 0 to पाई में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या खासियत है कि कोस की जो वैल्यू है दैट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कोस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट कोस एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पर बस एक चीज़ याद रखिएगा कि कोस की वैल्यू जो होती है वो +1 और -1 के बीच में होनी चाहिए, -1 और +1 के बीच में, उनसे नीचे नहीं जानी चाहिए -1 से, और 1 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो आप देखें कोस सी की वैल्यू जो आई है वो -1 से नीचे भी नहीं जा रही है और कोस सी की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 से ऊपर भी नहीं जा रही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू एप्लीकेबल है, हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सी की वैल्यू जो आई है ये दोनों वैल्यू जो सी की आई थी दैट बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। तो ये है आपका इसका आंसर। इसकी आप इस तरह से याद रख लीजिएगा इनकी वैल्यूज़ को, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, fx इज इक्वल टू साइन 4x प्लस कोस 4x ऑन 0 to पाई/2। तो सबसे पहले बात आती है कंटिन्यूटी की। तो आपको पता है साइन एक्स कोस एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन को मिक्स किया गया है इसमें, देख सकते हैं। तो कॉम्पोजिशन बनता है ये किस किस का, साइन फंक्शन का और पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो वो भी कंटिन्यूस ही आएगा। तो कंटिन्यूस हो चुका है। डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगेगी, वो ध्यान सुनते जाइएगा, और ज़्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है, नॉर्मल फार्मूला है। कैसे, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 4 sin क्यूब एक्स, साइन का कोस एक्स आ जाएगा, प्लस कोस 4x का आएगा 4 कोस क्यूब एक्स, कोस का साइन एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ से कॉमन निकाल लिया, -4 sin x कोस एक्स कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस कॉमन इसलिए निकाला ताकि cos 2x की आइडेंटिटी बन जाए। देखिए ये बन गया है cos 2x की आइडेंटिटी। अब इसको लिख लिया है 4 को 2 × 2 × sin x cos x, 2 sin x cos x sin 2x फिर से होता है, तो ये बन जाएगा -2 sin 2x cos 2x। फिर से बन गई आइडेंटिटी 2 sin x cos x यानी कि sin 2x। अब मैं बोल रहा हूँ 2x लेकिन लिखा हुआ है 4x, यानी कि एंगल का डबल करना होता है नॉर्मली रूल के अंदर। तो एंगल यहाँ पे 2x है तो 2x है तो यहाँ पे 4x आ जाता है। आपको आइडेंटिटी याद होंगी 11th क्लास वाली। तो यहाँ से आपका f' की वैल्यू वो सारा पर्टिकुलर केस आता है, f(a) f(b) सेम आएंगे वगैरह जो भी है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट C, वो सब कुछ आएगा। फिर f' पे आ जाता हूँ सीधा, तो f' आ जाएगा -sin 4c इज इक्वल टू 0। f' को 0 रखना होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 से π/2 थी, तो x की वैल्यू 0 से π/2 थी, तो 4x, ये देखिए यहाँ पे 4c था, तो 4 टाइम करेंगे तो 4 टाइम तीनों को कर दीजिए, तो 4 × 0 0, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 4 से करेंगे तो 2π, यानी कि 4x जो होगा वो 0 से 2π के बीच में होगा। अब देखना है हमें साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है, 0 से 2π के लिए। तो 0 से 2π के बीच में 0 भी शामिल नहीं होगा, उसमें 2π भी इंक्लूड नहीं करना है, दोनों इंक्लूड नहीं करने हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है जहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होती है, दैट इज़ पाई।
ठीक है, तो पाई पे, तो यानी कि 4x की वैल्यू क्या रहेगी, पाई आ जाएगी। तो यानी कि 4c है यहाँ पे, तो 4c हो जाएगा, जैसे 4x है तो 4x, 4c है तो 4c, तो 4c इज इक्वल टू पाई और c इज इक्वल टू पाई बाई 4। हम देख सकते हैं c की वैल्यू जो थी वो इन दोनों के बीच में ही तो है। सी की वैल्यू जो इंटरवल था आपका 0 से पाई बाई 2 था, तो 0 से 90 डिग्री तक का इंटरवल था फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आप देख सकते हैं सी की जो वैल्यू आई है 45 डिग्री पाई बाई 4 आई है और बिल्कुल बीच में है दोनों के। तो हम कह सकते हैं सी इज इक्वल टू पाई बाई 4 दैट बिलोंग्स टू 0 टू पाई, देयरफॉर हैंस रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। बस यही था इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।